ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गिरफ्तारी की प्रक्रिया को जानेंगे तथा इसके अंतर्गत गिरफ्तारी कैसे की जाती है, कौन गिरफ्तारी करता है, गिरफ्तारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, गिरफ्तारी करते समय कब इनकाउंटर किया जाता है, कब नहीं किया जाएगा, महिला की गिरफ्तारी के समय क्या विशेष प्रावधान बताए गए हैं, उसकी गिरफ्तारी कब की जाएगी, महिला की गिरफ्तारी और कब नहीं की जाएगी, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही गिरफ्तारी के संबंध में जो महत्वपूर्ण वाद हैं उनको भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं तो सीआरपीसी की धारा 46 में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी इसके बारे में बताएगा। इसमें 4 खंडों में यह धारा विभक्त है। पहला खंड इसमें बताता है कि गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है, यहाँ पे गिरफ्तारी कौन कर रहा है तो 2 लोगों के बारे में विशेष रूप से बताएगा। एक तो हो गया पुलिस अधिकारी, तो पुलिस अधिकारी कब बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के एवं वारंट के बिना गिरफ्तारी करेगा, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें धारा 41 पर विस्तृत चर्चा की गई है। ये हो गया। अन्य व्यक्ति में जैसे प्राइवेट व्यक्ति हो गया, मजिस्ट्रेट व्यक्ति हो गया। प्राइवेट व्यक्ति की गिरफ्तारी हमने आपको बताया था सेक्शन 43 में, मजिस्ट्रेट 44 में गिरफ्तार करता है। तो चाहे पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो भी गिरफ्तार कर रहा है, वो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित ना कर दिया गया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि गिरफ्तारी चाहे पुलिस अधिकारी कर रहा हो या अन्य व्यक्ति कर रहा हो, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को वस्तुतः छुएगा या परिबद्ध करेगा अगर वो अपने वचन या कर्म द्वारा समर्पित कर। जैसे कि किसी की गिरफ्तारी की जाने, उससे कहा गया हम तुम्हें गिरफ्तार करें, उसने पहले ही हाथ उठा के सरेंडर कर दिया कि नहीं, हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, हम अपने आप को सरेंडर करें, तो उसको छूना या परिबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें एक परंतुक है। इस परंतुक को 2008 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया जिसे 31/12/2009 से लागू किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट परंतुक है, इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि यह परंतुक कब जोड़ा गया है, तो 2008 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। एक ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। दूसरा, ये कब से लागू है, तो 31/12/2009 से प्रभावी है। देखते हैं इस परंतुक में क्या बताया गया है। इस परंतुक में बताया गया है कि जहाँ किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्त्री के बारे में विशेष प्रावधान है कि अगर किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है तो वहाँ जब तक परिस्थितियाँ प्रतिकूल ना हों, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके समर्पण की अवधारणा की जाएगी तथा जब तक परिस्थितियाँ अन्यथा अपेक्षा ना करें अथवा जब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो तब तक पुलिस अधिकारी स्त्री की गिरफ्तारी करने के लिए उसके शरीर को स्पर्श नहीं करेगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब तक कोई विपरीत परिस्थिति ना दर्शित हो रही हो, महिला को मौखिक सूचना पर ही उसके अभिरक्षा में समर्पण की अवधारणा की जाएगी। अगर उसने कह दिया हाँ हम सरेंडर कर रहे हैं, तो उसके इतने कहने से ही उसकी अवधारणा की जाएगी कि उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। और दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि जो महिला की गिरफ्तारी है वो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। एक शर्त है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि परिस्थितियाँ अन्यथा अपेक्षा नहीं, विपरीत परिस्थितियाँ, तो वहाँ पे पुलिस गिरफ्तार कर सकता है स्त्री को, बशर्ते उसे उस महिला के शरीर को स्पर्श नहीं करना होगा। ये परंतुक में बताया गया है। दूसरा खंड देखते हैं तो दूसरा खंड बताता है यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है, यानी कि उसे गिरफ्तारी कर रहा है, वो गिरफ्तारी नहीं हो रहा है और प्रतिरोध कर रहा है, या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न कर रहा है, बच रहा है, भाग रहा है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है। अर्थात कि गिरफ्तारी करते समय अगर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है वो भाग रहा है, प्रतिरोध कर रहा है कि पुलिस पर ही अटैक कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, तो वहाँ पे पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करते समय आवश्यक सब साधनों द्वारा, अगर उसको पकड़ते समय उसे 1-2 हाथ भी लगाना पड़ गया तो उन सभी साधनों का प्रयोग कर सकता है। उसको गिरफ्तार करते समय सभी साधनों का प्रयोग कर सकता है, यहाँ पे बता दिया। तीसरा खंड देखिए। इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है। इसी खंड को इनकाउंटर वाली धारा
का खंड भी कहा जाता है कि 46 खंड 4 में 46 खंड 3 में इनकाउंटर की बात की गई है। इसमें स्पष्ट नहीं बताया गया कि कोई व्यक्ति किसी का इनकाउंटर जैसी कोई बात भी नहीं करी गई है। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है। यानी कि अभी हमने खंड 2 में देखा कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय आवश्यक सब साधनों का उपयोग में ला सकते हैं। तो इसी को ही इस खंड में विस्तृत कर दिया गया कि आवश्यक सब साधनों का उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है, परंतु अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है, तो उन अपराधों में आवश्यक सब साधनों का उपयोग करते हुए आप उस व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं करेंगे। तो इसका अगर हम उल्टा करके समझें तो इसमें ये अर्थ निकल के आता है कि अगर कोई अपराध जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, तो उन अपराधों में गिरफ्तारी करते समय अगर वह व्यक्ति बलात् प्रतिरोध कर रहा है या बचने का प्रयत्न कर रहा है, तब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसकी मृत्यु भी कारित की जा सकती है। ये अर्थ निकला। आगे देखते हैं खंड 4 कहता है कि असाधारण परिस्थिति के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। यहाँ पर भी महिलाओं के बारे में विशेष प्रावधान बताया गया खंड 4 में कि अगर किसी स्त्री की गिरफ्तारी की जानी है तो उस स्त्री को, पहला नियम यह है कि उस स्त्री को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, वहां स्त्री पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके ऐसे प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी जिसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी। बहुत इम्पोर्टेंट खंड है। अभी पिछले साल में ही जुडिशरी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एपीओ में भी आया हुआ था, जुडिशरी के पीसीजे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया है कि किसी भी स्त्री की गिरफ्तारी सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले नहीं की जाएगी। और अगर ऐसी कंडीशन है, ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है जहां पे गिरफ्तारी आवश्यक है, तो वहां पे शर्त यह है कि स्त्री पुलिस अधिकारी सबसे पहले क्या करेगी? लिखित में रिपोर्ट करके प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी। उसके बाद किसके पास जाएगी अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए? तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा अपराध किया गया है। उसके बाद वो महिला पुलिस अधिकारी उस महिला को गिरफ्तार कर सकता है। इस खंड में 2005 में संशोधन हुआ था जिसे 23/6/2006 से लागू किया गया है। तो ये धारा 46 हमने देख लिया। तो इसमें क्या एक बहुत ही संक्षिप्त में एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। तो धारा 46 ने बताया कि अगर कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को वस्तुतः छुएगा या परिरोध करेगा जब तक वो अपने वचन या कर्म द्वारा अपने आप को अभिरक्षा में समर्पित नहीं कर देता है। ये हो गया। इसमें परंतु भी बताया गया कि अगर स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ न हो तो महिला की मौखिक सूचना पर उसके अभिरक्षा के समर्पण की अवधारणा की जाएगी। और अगर परिस्थितियाँ विपरीत हैं तो महिला पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है तो पुरुष पुलिस अधिकारी अगर महिला को गिरफ्तार कर रहा है तो वो उसके शरीर को स्पर्श नहीं करेगा। ये परंतु को 2008 में संशोधन करके जोड़ा गया जिसे 31/12/2009 से लागू किया गया। खंड 3 ने बताया कि अगर पुलिस अधिकारी जिसे गिरफ्तार कर रहा है वो व्यक्ति गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी का बलात् प्रतिरोध कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने के आवश्यक सब साधनों का उपयोग कर सकता है। खंड 3 ने बताया कि ठीक है, खंड 2 में तो बता दिया कि आवश्यक सब साधनों का उपयोग कर सकते हैं, परंतु अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें मृत्युदंड की सज़ा नहीं है या आजीवन कारावास की सज़ा नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति की आप मृत्यु कारित नहीं करेंगे। बाकी गिरफ्तारी के समय सभी साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें यह निकला कि अगर कोई ऐसा अपराध है कि मृत्युदंड से दंडनीय या आजीवन कारावास से दंडनीय है तो उन अपराधों में अगर वो व्यक्ति गिरफ्तारी से बच रहा है, भाग रहा है
बलात् प्रतिरोध कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए उसकी मृत्यु भी कारित की जा सकती है। खंड 4 ने बताया कि अगर असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, यानी कि अगर असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है तो स्त्री को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भी गिरफ्तार किया जाता है। सामान्यतः किसी भी स्त्री को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और अगर असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं तो सबसे पहले कोई स्त्री पुलिस अधिकारी अधिकारिता रखने वाले किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास अनुज्ञा भी प्राप्त करेगी, फिर उसके बाद उस महिला को रात में भी गिरफ्तार कर सकेगी। तो ये धारा 46 थी। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। अब हम इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण वाद हैं उनको भी देख लेते हैं। गिरफ्तारी की प्रक्रिया के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण वाद है, जिसे लीडिंग केस भी कहते हैं, ये दिलीप कुमार बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य या DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का केस है। ये सन 1997 सुप्रीम कोर्ट का वाद है। बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है। इसके अंतर्गत टोटल 11 बातें बताई गई थी कि कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय इन बातों को ध्यान रखेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है। सभी बिंदुओं को हम विस्तृत रूप से बताएंगे। तो इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस कर्मचारियों के लिए अनुपालन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए थे कि जिनके संबंध में पालन करना है, जिसकी वे गिरफ्तारी कर रहे हैं अथवा जिसे वे निरोध में रख रहे हैं, उन व्यक्तियों के गिरफ्तारी के संबंध में इन सभी बातों को आवश्यक रूप से पुलिस अधिकारी को पालन करना होगा। देखते हैं। सबसे पहले बताया गया कि जो पुलिस कर्मचारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं, तो अपने पदनाम के साथ साथ अपने नाम का टैग लगाएंगे और जिससे उनकी जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी पहचान स्पष्ट हो सके, ऐसा वो अपने साथ नाम का टैग लगाएंगे। दूसरी कंडीशन में बताया गया कि ऐसे पुलिस अधिकारी को जो गिरफ्तारी कर रहे हैं, गिरफ्तारी के समय एक ज्ञापन मेमो तैयार करेंगे, जिसे उस ज्ञापन को कम से कम एक साक्षी द्वारा साक्ष्यांकित करना होगा, जो कि या तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का एक सदस्य होगा या उनके उस स्थान का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, उसका प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जो यहाँ गिरफ्तारी की गई है। ज्ञापन हस्ताक्षर गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा भी हस्ताक्षरित होगा, उस पर हस्ताक्षर कराया जाएगा। तीसरे खंड में बताया गया कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है यथाशीघ्र उसके किसी मित्र या नातेदार अथवा अन्य किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसे जानता हो या जो उसके कल्याण में रुचि रखता हो, उसको सूचित किया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किया गया और जिस विशेष स्थान पर उसे निरुद्ध रखा गया उस स्थान की उस मित्र या उनके जो भी जानने वाले होंगे उनको जानकारी दी जाएगी। अगले में बताया गया कि अगर किसी ऐसा व्यक्ति है जो उसका मित्र अथवा नातेदार है लेकिन उस जिले अथवा नगर के बाहर रहते हैं, तो वहाँ पे अधिसूचना का वह कार्य उस जिले के और संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के विधिक सहायता संगठन के माध्यम के तार द्वारा गिरफ्तारी के बाद 8 से 12 घंटे की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। पांचवें बताया गया कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसके इस अधिकार के बारे में बताया जाएगा कि वह अपनी गिरफ्तारी अथवा निरोध की सूचना किसी को दे सकता है। अगर वो किसी अपने मित्र या रिश्तेदारों को देना चाहे तो वो दे सकते हैं। इस अधिकार के बारे में भी उसे बताया जाएगा। अगले में है छठे में बताया गया कि निरोध के स्थान पर एक डायरी में गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में अवश्य ही प्रविष्टि की जाएगी, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति के उस निकटतम मित्र का नाम उल्लिखित होगा जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई है, उसके बारे में उस डायरी में लिखा जाएगा। साथ में बताया गया है कि अगर गिरफ्तार व्यक्ति ये निवेदन करता है तो गिरफ्तारी के समय उसकी उन छोटी बड़ी जो भी उस पर चोटें हैं, क्षतियां हैं, उनकी परीक्षा कराई जाएगी। यानी कि अगर वो चाहता है तो उसका मेडिकल भी कराया जाएगा। अगर गिरफ्तार व्यक्ति निवेदन करता है कि इसका मेडिकल करवा लिया जाए तो मेडिकल कराया जाएगा। 8वें खंड में बताया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति 48 घंटे पर अभिरक्षा में उसके निरोध के दौरान एक प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परीक्षा कराई जाए, यानी कि मेडिकल उसका 48 घंटे के अंदर करवाया जाएगा। 9वां पॉइंट है समस्त दस्तावेजों की प्रतियां जिसमें ऊपर उल्लिखित गिरफ्तारी का ज्ञापन मेमो ऑफ अरेस्ट भी सम्मिलित है, इलाका मजिस्ट्रेट को भी अभिलेख के लिए भेजा जाएगा। 10वां पॉइंट है
कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान, ना कि उसके संपूर्ण अवधि में, अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है। यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी के दौरान अपने जो पसंद का अधिवक्ता, उससे मिलने की अनुमति दी है, बट कंडीशन ये है कि संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। लास्ट पॉइंट है कि एक पुलिस नियंत्रण कक्ष प्रत्येक जिले और राज्य मुख्यालय पर स्थापित करना होगा। वहां पर गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति के अभिरक्षा के स्थान से उस अधिकारी द्वारा जिसने गिरफ्तारी का कार्य किया है सूचना भेजनी होगी। यह कार्य गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर किया जाएगा और पुलिस नियंत्रण कक्ष पर उसे किसी सहज दृश्य सूचना पटल पर चिपकाया जाएगा। तो ये टोटल 11 पॉइंट थे। फिर उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश का यदि अनुपालन नहीं किया जाता तो संबंधित अधिकारी न केवल विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे, अपितु वे न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित भी किए जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बता दिया कि अगर ये जो हमने 11 पॉइंट दिशा निर्देश जारी किए हैं, अगर इन दिशा निर्देशों का कोई पुलिस अधिकारी पालन नहीं करता है तो वह विभागीय कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होगा और साथ ही साथ वह न्यायालय के अवमानना के लिए भी दंडित किया जाएगा। तो इस तरह से ये हमने टोटल 11 पॉइंट बताए। संक्षिप्त में एक बार देख लीजिए। दिलीप कुमार बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 का सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इसमें बताया गया कि जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सबसे पहले अपने स्पष्ट नाम पहचान धारण करेगा, जिससे उसका पहचान पता चल सके, और वो जो गिरफ्तारी कर रहा है उस ज्ञापन तैयार करेगा। उस ज्ञापन पे उसके कुटुंब के या पास के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति का साइन करवाया जाएगा और उस गिरफ्तारी की सूचना मित्र नातेदारों को दी जाएगी या उसके जो कल्याण में अभिरुचि रखता है उसको सूचित किया जाएगा। और अगर कोई ऐसा है जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा रही है उसके नातेदार जिले से बाहर या नगर से बाहर रह रहे हैं तो उनको 8 से 12 घंटे के भीतर तार के माध्यम से सूचना दी जाएगी। गिरफ्तार व्यक्ति को ये भी अधिकार को बताया जाएगा कि तुम अगर किसी को इसके बारे में सूचना देना चाहो तो दे सकते हो, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। और अगर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो अगर मेडिकल के लिए चाह रहा है कि आवेदन कर रहा है कि उसका मेडिकल करा लिया जाए तो उसका मेडिकल करवाया जाएगा। 48 घंटे के अंदर मेडिकल करवा लिया जाएगा और जो सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ जो है उसे डायरी में चढ़ाया जाएगा। उसके बाद पूछताछ के दौरान उसको ये अधिकार होगा कि अपने पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है। फिर आता है कि 12 घंटे के भीतर पुलिस अधिकारी नियंत्रण कक्ष पर सहज दृश्य सूचना पटल पर इस गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम चिपकाएगा। तो ये टोटल 11 पॉइंट इसके अंतर्गत बताए गए। आई होप आप सभी को 46 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी ये प्रक्रिया समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।